स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें आज के सेशन में हम मैथ को देखेंगे और इसमें मैथ के पेडागोजी को देखेंगे और धीरे धीरे हर टाइप को देखते हुए चलेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहला टाइप फर्स्ट आया है वास्तविक एवं अस्थानी मान। क्या है? वास्तविक एवं अस्थानी मान से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और इसमें जितने भी टाइप हैं सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो है इसको देखने के बाद तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कि कितने प्रकार से या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अस्थानी मान किसे कहते हैं? तो अस्थानी मान वह होता है जो जिस स्थान पर रहता है उसी का मान हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नेता के साथ है तो नेता खुद को बनने लगता है, शिक्षक के साथ है शिक्षक बनने लगेगा, बालक के साथ है तो बालक बनने लगेगा। यानी जिसकी प्रवृत्ति जिस स्थान पर वो चेंज हो जाता है उसी को हम लोग अस्थानी मान कहते हैं। अब जो है गणित की भाषा में देखें, किसी संख्या में से किसी अंक का स्थानी मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानी मान है निकालना है और इस अंक के बाद जितने संख्या में अंक हैं और है उतने जीरो लिख देंगे। जैसे इस संख्या में 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 5 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 500। और अगर 8 का निकालेंगे तो 1000 पर है तो 8000 हो जाएगा। 3 का 10,000 पर है तो 30,000 हो जाएगा। यानी अस्थानी मान वह मान होता है जिस स्थान पर वह होता है उसी के अनुरूप हो जाता है मान। आगे या तो वास्तविक कहेगा या तो फेस वैल्यू कहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। सबसे बढ़िया इसको याद करेंगे कैसे कि कोई भी अंक कहीं भी रहे, चाहे दशमलव के इधर चाहे दशमलव के उधर, कहीं भी रहे, 1000 पे रहे, 100 पे रहे, 10,000, लाख पे रहे, 10 लाख पे रहे, कहीं भी रहे, उसका हमेशा मान वही रहता है। जैसे अगर कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति है तो वह कहीं भी जाएगा भीख ही मांगेगा, उसको चाहे जो भी दे दिया जाए वह क्या करेगा? मांगने की उसकी आदत जाएगी नहीं। तो जो आदत होती है उसको मान सकते हैं वास्तविक मान, यानी जो उसका मान है वही मान रहेगा, वो चाहे जहाँ चले जाए, चाहे नेता के यहाँ चले जाए, चाहे बालक के यहाँ चले जाए, चाहे शिक्षक के यहाँ चले जाए, हमेशा वह वही बना रहता है। जैसे अब इसी में 5 का निकालना तो 5 ही होगा चाहे जितने स्थान पर रहे, 8 का निकालना 8 ही रहेगा चाहे जितने स्थान पर रहे, 3 का 3 ही होगा चाहे जितने स्थान पर रहे। तो अस्थानी मान और जातीय मान से एक क्वेश्चन जो फिक्स है तो यहाँ से 1 नंबर तो बन गया। आगे दूसरा देखते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या? लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, यानी लासा एंड मासा। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या से पूरे तरीके से विभाजित हो जाए। अब मैं 2 पॉइंट बताता हूँ। अगर कहीं भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या दे और डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे माशा निकालते हैं, और कोई संख्या जो जहाँ छोटी से छोटी लिखे और विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है उस बड़ी से बड़ी संख्या, यानी क्या निकालना है? माशा। अब तो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो लासा माशा तो पता ही होगा निकालने की विधि। अब 15, 60, 15, 20 और 60 का HCF क्या होगा? अब इसमें माशा क्या होगा? ऐसी छोटी से छोटी संख्या ले लो जिससे सारी संख्या कट जाए। तो इसमें 5 से काटेंगे तो 15 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा और 60 भी कट जाएगा। तो इसका माशा क्या हो जाएगा? माशा हो जाएगा 5। और इसी का अगर लासा पूछे तो क्या होगा? तो इसमें जो बड़ी संख्या ले लो जो सभी संख्या कटे, जिससे सभी संख्या कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम 60 ले लेंगे, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। तो इसका लासा क्या हो जाएगा? 60।
एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरे पूरे विभाजित करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा 60। आगे देखते हैं, सबसे छोटा सारगुणज, सबसे बड़ा सारगुणनखंड। ये भी प्रश्न यहाँ से एक एक नंबर पूछे जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं। सबसे छोटा सारगुणज क्या होगा, तो सबसे छोटा सारगुणज का पता करने के लिए एलसीएम ज्ञात करते हैं, जबकि सबसे बड़ा सारगुणनखंड बोलेगा तो सबसे बड़ा गुणनखंड पता करने के लिए संख्याओं का मासा लेते हैं। सिंपल, ये चीज़ याद रखना है। संख्याओं का लासा लोगे तो उसका सार्वगुणज आएगा, संख्याओं का मासा लिया जाएगा तो उसका सार्वगुणनखंड आएगा। आगे गुणनखंडों की संख्या क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या। यहाँ से 100% है, एक नंबर जो है बनेगा। गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम करते हैं। जैसे 105 लिया, इसका धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए 105 का क्या लेंगे एलसीएम, तो टूटेगा किसमें 5, 3 और 7 में। अब जो जितनी बार आए उसकी पावर उतनी लगा देते हैं और पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीपल कर देते हैं, वही गुणनखंडों की क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है टाइप। आंसर इसका कितना आ जाएगा 8। अगला पॉइंट है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, यानी सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स। इसमें क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ से भी फिक्स रहता है। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पता करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का लासा लेते हैं। जैसे 2, 10, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पता करने के लिए 2, 10, 110 का पहले क्या लेंगे लासा। तो इसको जब हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको जितनी बार आया है उतना घात में लिख देते हैं और भी 0 से स्टार्ट करेंगे और सारे को ऐड करेंगे और अलग अलग मल्टीपल कर देंगे। फिर इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, जैसे किसी की पावर अगर x की पावर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है और किसी की पावर 1 है तो उसके मान वही होता है। तो यहाँ पे हल करेंगे 2, 1, 3 और गुणे 5, 1, 6 गुणे 3, 1, 4 गुणे 7, 1, 8 और मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। तो 210 का धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 576। अब आगे देखते हैं टाइप नेक्स्ट है संख्याओं के प्रकार। अब पहली बात तो हम लोग जान ले संख्या क्या होता है, क्या चीज़ संख्या। संख्या क्या होता है इसको देखते हैं। तो संख्या जो है क्या है, किसी वस्तु का जिससे पता चले, किसी वस्तु की जिससे पता चले वह कितनी मात्रा में है, वही क्या है संख्या है। तो जितनी भी अंक हैं, डिजिट है, ये सभी क्या है संख्या है। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं या जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग अंक कहते हैं। अब अंक कितने होते हैं तो देखते हैं। 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंकों का प्रयोग चाहे जितनी भी बड़ी संख्या बनानी हो करते हैं। अब उसके अंदर ही कई सारी जो है संख्या आती हैं। एक होता है प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनाइट तक जो भी डिजिट हैं इन संख्याओं को क्या कहा जाता है तो प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें 0 शामिल नहीं होता है। आगे पूर्ण संख्या क्या होती हैं तो होल नंबर। इन संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं
और जीरो शामिल होते हैं। यानी इसमें प्राकृत संख्या होती हैं और जीरो को भी, यानी प्राकृत संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वह क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। आगे देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इन्फिनिट तक, ये सभी संख्याएं क्या हैं, तो सम संख्या है। आगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड पूरी तरह नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से कटती नहीं उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, तो विषम संख्या कहलाती हैं। आगे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। उससे पहले कुछ संख्या को और जान लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं, क्या होती हैं, भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी क्या है, तो भाज्य संख्या है। एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी क्या है, तो अभाज्य संख्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या और किसी में से एक घटा करके अनुवर्ती नहीं सॉरी दोस्तों उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या दोनों एक ही हैं। यानी किसी भी संख्या में एक संख्या जोड़ करके जो संख्या प्राप्त होती है उसी को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 251 में का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो 252। 13 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो 14। आगे पूर्ववर्ती संख्या। क्या, पूर्ववर्ती संख्या ये क्या होता है, तो किसी भी प्राकृत संख्या में एक घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकाली जा सकती हैं। जैसे 251 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 251 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 250। 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 1 बराबर 99। अब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पहले आयत जान लेते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के, यानी सामने की भुजा अगर बराबर हो आमने सामने की उसे हम आयत कहते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अगर सभी भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a।
आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2l प्लस बी। यल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई। अब अगर किसी त्रिविमीय आकृति का आयतन निकालना हो तो यल गुणे बी गुणे यच। अब जैसे घन का आयतन क्या हो जाएगा तो भुजा की पावर क्यूब। टाइप फर्स्ट क्या है ये देखते हैं। टाइप फर्स्ट, इसमें हम हर क्वेश्चन को, जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट में, उसको देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट में देखेंगे पहला एक्जियम। इसका इंग्लिश भी याद रखना है और हिंदी भी याद रखना है, दोनों बातें याद रखना है। एक्जियम क्या होता है तो जिसको हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। क्या है, यानी बिना किसी प्रूफ के जिसको सच मान लिया जाए उसे ही कहा जाता है एक्जियम यानी अभिग्रहित। जैसे सब लोग मार्केट जाते हैं, बोलते हैं कि 4 टॉफ़ी दे दो तो 2 टॉफ़ी दे देता है, तो आप उसको प्रूफ नहीं करने के लिए कहते हैं, बल्कि ये मान लेते हैं हाँ ये सही है। 3 कितना है 6 है, सही है। 4 कितना है 12 है, सही है। यानी जिसको बिना प्रूफ किए हुए उसको मान लिया जाए वही होता है एक्जियम यानी अभिग्रहित। दूसरा है कंजक्चर। क्या है कंजक्चर, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है। कंजक्चर में क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है, उसे कंजक्चर यानी कंजक्चर कहते हैं। और उसके बाद एक होता है थ्योरियम। क्या होता है थ्योरियम। जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है थ्योरियम। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको जो हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहले को एक बार और देखते हैं। वैसे ही मान लिया जाता है और दूसरे को मनाने के लिए प्रूफ करना पड़ता है, और जब वही प्रूफ हो जाता तो उसे प्रमेय यानी थ्योरियम कैसे कहते हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, और दूसरा है अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, और तीसरा है अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, चौथा है अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि अभिग्रहित को बिना किसी प्रूफ को ही क्या मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अब टाइप सेकंड। कौन सा टाइप सेकंड। इसमें ये वाले प्रश्न यानी 1/2, 1/3, 1/4 यानी जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं, यानी इसका क्रम बताना है। तो इसको हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले मूर्त चीज़ों लेनी पड़ती है। यानी बच्चों को पहले, जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। जैसे 1/2 समझाना है तो हमने ले लिया गेंद, और गेंद को ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक ऊपर वाला भाग हो गया, एक नीचे वाला भाग हो गया। अब इसमें दिखा देंगे बच्चा, अगर हम इसको ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो यानी पहले मूर्त चीज़ों को दिखाना पड़ता है, फिर इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि एक खड़ा सेब है, और सेब का अगर हम आधे आधे भागों में तोड़ देते हैं तो वही कहलाता है क्या, तो वह कहलाता है आधा कहलाता है। फिर उसे
उसको दिखाएंगे और करेंगे। अब इसको दिखा करके आधा तोड़ देंगे और दिखाएंगे, देखो बेटा अगर इसको मिला दोगे यानी 2 को मिला दोगे तो 1 पूरा भाग बन जाएगा, और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे। एक क्रम ही याद करना है। पहले क्या करेंगे, मूर्त चीज़ दिखाएंगे, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उसको करके दिखाएंगे और उसके बाद चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। पहला है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा है, आधे चिन्ह का प्रयोग करता है, तो आधे जो चिन्ह का प्रयोग होता है ये चौथे लेवल में होता है, और जो चित्र दिखाने का काम होता है ये तो तीसरे लेवल में, इसको क्या करेंगे, तीसरा कर देंगे। और बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करते हैं, यानी ये दूसरा काम है। कौन सा है, अच्छा आधे में विभाजित करेंगे, इसका अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो सी वाला क्या कह रहा है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को लेंगे, तो मूर्त पदार्थों को लेने के बाद क्या करता है, पहला बात होता है, तो ये पहला हो गया। और कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे, तो ये दूसरा हो गया। और चिन्ह तो हो गया चौथा नंबर पे, और ये हो गया दूसरे नंबर पे। यानी पहले क्या आएगा, जो है सी आएगा, सी, उसके बाद डी, सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, और उसके बाद बी आएगा। यानी इसमें जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नेक्स्ट क्या है, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाइप सेकंड, यानी टाइप सेकंड में क्या देखेंगे, मापन यानी मेजरमेंट। अब मापन करने के लिए पहले क्या किया जाता है, इसको देखा जाए। इसमें एक प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, यानी कैसे पढ़ाया जाए मापने में कि बढ़िया मतलब उत्तम विधि हो। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो है ऑप्शन है, आप सभी लोग भी सोचिए कैसे जो है हम लोग बताएंगे। तो पहला है तुलना करना, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, ये भी करेंगे। प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, नहीं ये तो जो है लास्ट में है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले हम जैसे लंबाई को समझाना है तो इसमें क्या कराएंगे, पहले तुलना कराएंगे, फिर अप्रमाणिक यानी हाथों से प्रयोग करेंगे, जैसे नहीं 1 हाथ 2 हाथ ऐसे प्रयोग करेंगे, फिर देखेंगे ये कितना बड़ा है ऐसे, यानी अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। यही क्रम डिट्टो याद रखना आप सभी को। फिर प्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे, यानी इंची टेप वगैरह लेकर करेंगे। फिर प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे, क्या करेंगे, प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी किसी भी चीज़ को करना रहे तो पहले तुलना करेंगे, जैसे नहीं कहा जाता है वो इनसे इतना बड़ा है, तो अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे, जैसे राम श्याम से बड़ा है तो 1 बित्ता बड़ा है या 2 बित्ता बड़ा है। फिर जो है प्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे, यानी इंची टेप लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इकाई में बता देंगे हाँ ये 5 फुट या 4 इंच या कितना ये बड़ा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, जल्द ही नेक्स्ट सेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या, जीन पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार सीटेट के पेडागॉजी यानी सीडीपी में जो है जीन पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वैसे मैथ्स में भी इनका एक अहम भूमिका है। और मैथ्स में भी ये जो है पूरे जरूर, इनके अलावा अगर ये क्वेश्चन में ना आए यानी सीटेट पेपर में तो समझो वो अधूरा है। इतना जान लेते हैं हम लोग, जीन पियाजे इतने इम्पोर्टेंट। जीन पियाजे का कंप्लीट सेशन तो हम इस यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं देखते हैं।
जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं यानी नंबर का संरक्षण करता है। किसका? नंबर का। और उसके बाद सीखता, उसके बाद लंबाई का संरक्षण करता है। किसका करता है? लेंथ यानी लंबाई का। फिर उसके बाद वजन को जानता है। किसको जानता है? वेट यानी वजन को जानता है। और अंत में वॉल्यूम यानी आयतन को जानता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो है चीज़ों को कैसे जानता है। तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं को जानता है, फिर लंबाई को जानता है, उसके बाद वेट का संरक्षण करता है, तब जाकर के वो आयतन को जान पाता है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। पहला है, लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो लंबाई जो है संख्या से पहले नहीं आती है। तो इनका ये नंबर ही याद रखना, एन, एल, डब्ल्यू और वी। तो पहले संख्या आती है फिर लंबाई आती है। तो लेकिन इसमें बोला है सबसे पहले लंबाई, तो गलत हो गया। आयतन के संरक्षण के समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो नहीं, आयतन की जो है द्रव्यमान के बाद आती है। तो ये भी गलत हो गया। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं, तो संख्या तो सबसे पहले भार बाद में है। तो ये भी नहीं होगा। भार अगला है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ये जो है क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस चीज को याद रखना है, एन, एल, डब्ल्यू, ई। यानी पहले संख्या, बच्चा जो संख्याओं का संरक्षण करता है, फिर लंबाई का करता है, फिर वेट का करता है, लास्ट में जो है आयतन का संरक्षण करता है। आगे क्वेश्चन है, शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शोएब किस चरण में है? अब इनके चरण को देखते हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है ये तो होगा नहीं। औपचारिक संक्रियात्मक में होगा नहीं क्योंकि कठिनाई महसूस कर रहा है। संवेदी गामक तो होगा नहीं। इसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमूर्त समझने में परेशानी हो रही है, यानी मूर्त चीज़ें वो क्या कर रहा है? समझ रहा है। तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है शिक्षण विधियां। टाइप नेक्स्ट है कौन सी? शिक्षण विधियां। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने कौन सी विधि प्रयोग की? अब एक होता है आगमन विधि, थोड़ा सा बातें सुन लेते हैं फिर आगे चलते। एक होता है निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? पहले मूर्त वस्तु दिखाई जाती है, फिर उसके बारे में बताया जाता है। और जबकि निगमन विधि में पहले अमूर्त वस्तु के बारे में बताया जाता है, फिर तो मूर्त वस्तु दिखाई जाती है। तो इसमें कह रहा है पहले बच्चों को एक शीट वितरित किया गया, यानी पहले एग्जाम्पल दे दिया गया, यानी मूर्त चीज़ें दिखा दी गई। फिर उसमें संबंध निकालने की बात कर रहा है, यानी अमूर्त चीज़ों की बात कर रहा है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। अब इसमें हम पहले जो है शिक्षण विधि के बारे में देख ही लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक होती है कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है? तो यानी डिडक्टिव मेथड।
इसके प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अरे सॉरी दोस्तों, ये तो हो गया। पहले क्या देखते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु महोदय। और यह क्या करता है, बातें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, किसकी ओर बातें करता है, पहले सूक्ष्म चीज़ें दिखाई जाएगी, फिर जो है बड़ी यानी स्थूल चीज़ें दिखाई जाएगी। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी पहले अज्ञात चीज़ें बताई जाएगी, फिर जो है ज्ञात चीज़ें बताई जाएगी। अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी पहले अमूर्त चीज़ें बताई जाएगी, फिर उसके बाद मूर्त चीज़ें बताई जाएगी। निगमन विधि में पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। क्या, पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। यह क्या है, तो आगमन विधि की, निगमन विधि की विशेषता है। आगे देखते हैं आगमन विधि। क्या, आगमन विधि, इसके भी जनक कौन है, तो अरस्तु महोदय हैं। इसकी क्या विशेषता है, इस विधि में, यह विधि छात्र केंद्रित विधि है और इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बताया जाता है, यानी पहले जो मूर्त चीज़ें दिखती हैं, स्थूल चीज़ें दिखती हैं, उसको बताया जाता है, फिर तो जो है सूक्ष्म चीज़ें बताई जाती हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले ज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं, फिर अज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त चीज़ें बताई जाती हैं, फिर अमूर्त चीज़ें के बारे में चर्चा की जाती हैं। और यह करके सीखने पर बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। अब आगमन विधि क्या है, जैसे हम लोग आम कोई लिए रहते हैं, पहले आम को दिखाएंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कौन सी विधि होती है, तो आगमन विधि। अगली विधि देख लेते हैं जो है, और भी कुछ विधियों को। एक होती है संश्लेषण विधि, एक होती है विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या है, किसी भी चीज़ को जोड़कर अध्ययन करना। क्या, जैसे कोई कई सारे पॉइंट हैं, इसको जोड़ करके एक साथ अध्ययन करना क्या होती है, संश्लेषण विधि होती है। जबकि विश्लेषण विधि क्या होती है, इसमें कई सारे जो बड़ा सा पॉइंट होता है, इसको कई सारे टुकड़ों में जो है तोड़कर अगर हम अध्ययन करते हैं, तो यह क्या होता है, तो विश्लेषण विधि होता है। और एक होती है खोज विधि। खोज विधि क्या होती है, तो इस विधि में जो है बालक खोज करके, यानी सर्च करके, प्रोजेक्ट के माध्यम से, इसमें शिक्षक कुछ कोई पॉइंट दे देगा कि बच्चे इसको करके ले आओ, तो बच्चा जो है अपने आप से उसको खोजता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। यह क्या होती है, तो खोज विधि होती है। और इसके जनक कौन है, तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। एक विधि होती है व्याख्यान विधि। कौन सी, व्याख्यान विधि। यह विधि सबसे पुरानी विधि है और यह शिक्षक केंद्रित विधि भी है। इसमें शिक्षक बोलता है और बच्चे सुनते हैं, यानी जो है इसमें शिक्षक एक्टिव होता है जबकि बच्चा पैसिव, इसलिए इसे जो है नकारात्मक विधि यानी नेगेटिव विधि भी माना जाता है। और व्याख्यान विधि में बालक मौन रहता है। एक है मारिया मॉन्टेसरी विधि। इस विधि के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी। डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलेन पार्खेस्ट हैं। और प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ महोदय हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अधिगम विकार, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% बना ही रहता है अधिगम विकार से। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन की में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, यानी बच्चा संख्याओं यानी गणित से संबंधित त्रुटियां पाया जा रहा है, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो गणितीय संबंधी जो अक्षमता होती है उसे कहते हैं गणितीय अक्षमता यानी डिसकैल्कुलिया। अब हम इसमें जो है अधिगम अक्षमता से संबंधित सारे पॉइंट को देख लेते हैं।
जिससे अगर इसमें जो है को प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न तो 100% श्योर है, तो प्रश्न पूछा जाता है तो उससे जो है प्रश्न गलत नहीं होंगे। अधिगम अक्षमता क्या होता है, तो पठन संबंधी यानी पढ़ने में यानी शिक्षण कार्य में बच्चे में जो अक्षमता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता। एक होती है डिस्प्रेक्सिया, क्या होती है, डिस्प्रेक्सिया, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्रेक्सिया। जैसे इस फिगर में बालक है, फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन जो इसकी शारीरिक गति है और मानसिक है तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। जैसे कोई बालक है और वह मैच खेल रहा है, यहाँ से गेंद यहाँ पे आ रही है और बैच जो है बच्चा यहाँ पे हाथ किया है और गेंद ऐसे जो है बाहर निकल जाएगी। यानी जो है जैसे यहाँ पे बच्चा जो है इस गेंद को मारना चाह रहा लेकिन मारेगा नहीं और यह क्या होता है, गिर जाता है। यानी शारीरिक जो कौशल है उससे जो है दिमाग यानी मस्तिष्क का मैच नहीं खा पाता, तो ये जो अक्षमता होती है डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। आगे है डिस्थीमिया, क्या है, डिस्थीमिया, यानी तनाव से संबंधित विकार को क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। जैसे एक मूवी है तारे जमी पर, उसमें जो बालक होता है उसमें कई सारे रोग होते हैं, तो शिक्षक का ये गुण होना चाहिए कि बच्चों के अंदर कौन सी कमी पाई जा रही है उसको सुधारा जाए। तो जो तनाव से संबंधित विकार है वह क्या कहलाता है, डिस्थीमिया। कुछ बच्चे जो है पढ़ने से बहुत डरते हैं, वो तनाव में चले जाते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बीमारी होती है, डिस्थीमिया। एक बीमारी होती है भाषाघात, क्या होता है, भाषाघात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अफाजिया, यानी भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या कहलाता है, भाषाघात। जैसे छोटा बालक होता है, मम पम हल्लो ये सब बोलने की कोशिश करता है लेकिन सही से नहीं बोल पाता है, तुलतुला के बोलता है या फिर सही से वर्ड नहीं निकल पाता। तो यानी भाषा से अवबोधन संबंधित जो विकार है उसे क्या कहते हैं, तो भाषाघात। नोट, अधिगम योग्यता एक चर, यहाँ पे रहेगा चर अवस्था है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि शारीरिक रूप से अक्षम, यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, अक्षम बच्चों में सामान्यतः डिसग्राफिया होता है। आगे देखते हैं कुछ और भी है, जैसे डिसलेक्सिया, क्या है, डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधित विकार जो है वह क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है उसे क्या है, डिसलेक्सिया। एक होती है डिस्फेसिया, क्या होती है, डिस्फेसिया, यानी संप्रेषण संबंधी अक्षमता, क्या है, जैसे बच्चा अपनी बातें तुलतुलाकर बोलते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, इसे क्या कहा जाता है, डिस्फेसिया, यानी संप्रेषण संबंधी अक्षमता। आगे है डिसग्राफिया, क्या है, डिसग्राफिया। इसको कैसे याद करेंगे, ग्राफ यानी लिखने का काम होता है, जैसे मैं ये ग्राफिंग कर रहा हूँ यानी कला कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो यानी लिखने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। एक होता है डिसकैलकुलिया, क्या होता है, डिसकैलकुलिया, यानी गणितीय गणना से संबंधित विकार को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। डिसमोर्फिया एक होता है, यानी भ्रम वाली स्थिति में जब बच्चा बी को डी और डी को बी पढ़ता हो या लिखता हो, यानी भ्रम में रहता हो, वो जान ही नहीं पाता हो, तो उस विकार को क्या कहते हैं, डिसमोर्फिया कहते हैं। डिस्फासिया क्या है, तो बोलने से संबंधित विकार है। आगे इसमें पीबाई को देख लेते हैं। जैसे एक बच्चा जो डाट रोग से ग्रस्त है वह वाच को सा और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता यानी लिख नहीं, जो है पढ़ नहीं पाता है, तो ये जो है पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहेंगे, जो है डिसलेक्सिया, और लिखने से संबंधित विकार को डिसग्राफिया। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टाइप नेक्स्ट है, टाइप नेक्स्ट,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। अब इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ से भी एक नंबर जो है फिक्स होते हैं। पहला इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीईआरटी 2005 कहता है जो भी चीज़ पढ़ाया लिखा जाए केवल किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए, उससे डेली संबंधित रूटीन से भी संबंधित होनी चाहिए। जैसे बच्चा रोज़ मार्केट जाता, टॉफ़ी बिस्कुट खरीदता है, तो ऐसी पढ़ाई किया जाए, ऐसा चीज़ सिखाया जाए जिससे उसके डेली यूज में हो। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि जो रटन प्रणाली है उसको क्या कर दिया जाए, मुक्त किया जाए और समझ पर जो है आधारित शिक्षा दी जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो पाठ्यचर्या हो वो केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाहरी जीवन से जुड़ा हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है केवल पढ़ाई से संबंधित ना हो बल्कि कई सारे पॉइंट से जो है वह संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी जो है जो विद्यार्थी पढ़ाया जाए वह राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति कैसा हो, आस्थावान हो। और इसमें कुछ और भी पॉइंट जो है एनसीईआरटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी का हिंदी में होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो नेशनल क्यूरिकलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सभी ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया, यानी 22 भाषाओं में किया गया है। इसके बाद अंग्रेजी में भी किया गया है। एनसीईआरटी 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है तैयार किया गया था। एनसीईआरटी 2005 के प्रमुख सुझाव, इसमें जो एनसीईआरटी 2005 बालक को सक्रिय माना है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। और एनसीईआरटी 2005 कहता है कि सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, यानी सिखाने के लिए बच्चों को कैसा होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, और जो कुछ भी सिखाया जाए वो कैसा हो, सामाजिक हो। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज़ें बार बार नहीं पढ़ाया जाए, हर बार जो है कुछ अलग पढ़ाया जाए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, यानी कोई भी चीज़ें जो सिखाई जाए वह डर से ना सिखाई जाए बल्कि आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, सिखाई जाए। स्कूल बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। यानी एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, उसकी मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना जाए और इसको जो है घर, स्कूल, समुदाय सभी जगह क्या माना जाए, महत्वपूर्ण। आगे है बहुभाषिक कक्षा शिक्षण यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है, यानी बच्चे जो है कोई भी 3 भाषा सीखे, एक अंग्रेजी, एक मातृभाषा, एक और कोई भी भाषा हो सकती है। एनसीईआरटी 2005 इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। चारों कौशल क्या हैं, LSRW, यानी लिस्टनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी
पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। इसमें बच्चा जो है सुन करके और पढ़ करके क्या करता है, किसी चीज़ को ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। जबकि लिख कर और बोल कर अपनी बातों को जो है प्रकट करता है। क्या करता है, प्रकट करता है। आगे देखते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी जो है सभी सूचना को क्या ज्ञान मानना नहीं है कि ज़बरदस्ती थोप दो ये भी ज्ञान है ये भी तो ज्ञान है, तो ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। एनसीएफ 2005 पनिशमेंट और रिवार्ड की भावना को सीमित करने की बात करता है कि जो है पनिशमेंट नहीं देना है, रिवार्ड बार बार नहीं देना है। यह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के यानी अभिभावकों को भी जोड़ने की बात करता है कि शिक्षण से जो अभिभावक भी जुड़े रहें। विशाल व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इसलिए बच्चों की किताबें जो है संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ्स पेडागोजी के जो पोर्शन आते हैं। मैथ्स के जो 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 15 नंबर पेडागोजी से और 15 नंबर जो है न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो जो 15 नंबर पेडागोजी का पोर्शन वाला है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टाइप को इसमें देखते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट का वेरी इम्पोर्टेंट है और देखते हैं आगे। देखते हैं टाइप फर्स्ट। कौन सा, टाइप फर्स्ट, गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। इसको भी जानना बहुत अति आवश्यक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, अंक। क्या, अंक। यह एक नाम है जो सिंबल या नंबर को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। आगे देखते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, ये सारे पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट करके अच्छे से समझना है। एग्रीगेशन मतलब क्या है, समुच्चयन। क्या, समुच्चयन। और एगमेंटेशन मतलब क्या है, संवर्धन। कभी कभी प्रश्न इंग्लिश ही दिया जाता है, हिंदी नहीं दिया जाता, तो बहुत ध्यान से देखना है। एग्रीगेशन यानी समुच्चयन और एगमेंटेशन मतलब संवर्धन। अब देखते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं और उसे एग्रीगेशन कहते हैं। यानी जब किसी चीज़ में कोई भी चीज़ जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। जैसे दो चीज़ है और उसमें दो चीज़ और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 चीज़। जैसे 2 सेब है और 2 सेब हमने और ले लिया, तो उसे क्या कहेंगे, 2 सेब था 2 सेब और ले लिया तो 4 सेब हो गए। यानी एक दूसरे को जोड़े हैं, अगर जोड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे, एग्रीगेशन यानी समुच्चयन। जैसे मान लेता हूँ किसी टोकरी में 12 दर्जन आम हैं और इसमें 2 दर्जन और आम डाल दिए तो कितने दर्जन आम हो गए, तो 14 दर्जन। यानी इस चीज़ को जोड़ा गया, इसी को कहते हैं एग्रीगेशन यानी समुच्चयन। दूसरा पॉइंट है ऑगमेंटेशन। क्या है, ऑगमेंटेशन। यदि किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो उसे ऑगमेंटेशन कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना, यानी कोई भी चीज़ हो उसमें केवल कोई एक चीज़ जो है
मिला दिया जाए और पता ना चले तो उसे क्या कहेंगे, ऑगमेंटेशन। अब जो जो दूध बेचने जाता है या लेने जाता है तो जरूर पानी या तो पाता है या तो पानी मिलाता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ऑगमेंटेशन के अंतर्गत आएगा। आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मुक्त अंत प्रश्न क्या है, तो जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, जैसे वे कौन से दो नंबर हैं जिनके जोड़ने पर 8 आएगा, तो इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। अगर कई सारे उत्तर है तो मुक्त अंत प्रश्न होगा। जैसे दिल्ली की विशेषता बताओ। अगर दिल्ली की विशेषता पूछ रहा है तो इसमें बहुत सारे विशेषता बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे वहाँ भीड़ होती है, वहाँ जो है धन दौलत ज़्यादा है, कंपनियाँ ज़्यादा है, व्यक्ति ज़्यादा है, और भी पता नहीं कितनी सारी बातें जो है दिल्ली के बारे में बता देंगे। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर कई सारा आए तो वह होता है मुक्त अंत प्रश्न, और एक होता है बंद अंत प्रश्न, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है उसे कहते हैं बंद अंत प्रश्न। जैसे 5 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा, तो केवल 8 ही आएगा, तो इसका उत्तर क्या कितना आया, 8 आया, यानी उत्तर 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, बंद अंत प्रश्न हो जाएगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, ये क्या हो गया, बंद अंत प्रश्न। अगर वहीं पूछ लिया जाता जो है भारत की राजधानी की विशेषता बताओ, तो ये कौन सा हो जाता, मुक्त अंत प्रश्न। बातें समझ में आई होगी। अब कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इस सेशन का, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। ऐसे प्रश्न आयत और वर्ग से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना दिया है, 144 दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर 144। अब भुजा का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर 12। अब वर्ग की भुजा क्या होती है, तो जो है क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी 4a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का परिमाप कितना आया, 48 आया, और 2 इसमें से निकाले थे तो लंबाई कितना आया, 16, और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से 2 से ऐसे हम काट देंगे तो 24 बचेगा। 24 बराबर 16 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बताना है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 16 है और चौड़ाई 8 है, तो आ जाएगा कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक ये भी टाइप इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो 100% आते हैं। विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई। जैसे क्रेयॉन का एक पैकेट 15.5 रुपये में, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये में, स्केच पेन का एक पैकेट 22.5 रुपये में, एक कैंची 17 रुपये में, एक रबड़ 2 रुपये में, चमकीले कागज़ की एक परत शीट 2.5 रुपये में, सबका रेट दिया गया। सजावटी स्टिकर का एक पैकेट 5 रुपये में। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा।
तो इसमें अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, सबका मूल्य दिया है, सबका मूल्य है, एक पैकेट क्रेयॉन का कितना है 15.5 रुपये, 2 पैकेट पेंसिल की कीमत 2 चौके 28 रुपये हो जाएगा। स्केच पेन का कितना रुपये हो जाए 22.5 रुपये, एक कैंची की कीमत कितना हो जाएगा 17 रुपये, और चमकीले कागज़ की सीट 5 सीट का रुपये कितना हो जाएगा 12.5 रुपये। सजावटी स्टिकर की एक पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी 5 रुपये। तो वस्तुओं की कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो कुल को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 100.5। और ऐसे एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। एक विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं ये बताना है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो देखते हैं। विद्यालय सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में, मान लेते हैं कैसे खड़े, एक पंक्ति में। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, कितना है तो 19वां स्थान है। तो यानी इधर से देखेंगे तो भी 19 नंबर और इधर से देखेंगे तो भी 19 नंबर, तो 19 नंबर यहाँ पे है। अब कितने बालक हो जाएंगे, तो 19 और इधर 19, तो 19 + 19 - 1 यानी 37 बालक। या कर सकते हैं 18 बालक इधर, 18 बालक इधर और 1 बालक ये, 18 18 36 1 37। एक प्रश्न तो पंक्ति से जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है पैटर्न का अध्ययन। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये अगर कितने भी केवल एक से बनी संख्या का वर्ग निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। 1 × 1 = 1 होता है, और यहाँ पर 2 बार गए हैं, 1 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद उल्टा चल देंगे। अगर 3 बार 1 1 है तो 1 से लेकर 2 फिर 3 बार जाएंगे, फिर उसके क्या करेंगे उससे घट जाएंगे। फिर अगर 1 2 3 4 5 बार है तो 5 बार जाएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 और 1, यानी फिर क्या करेंगे घट जाएंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा। अब 5 बार 1 है तो 1 आगे से हम चलेंगे 5 बार, फिर उसके बाद हम लोग रिवर्स हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, तीसरा चौथा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं। 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इम्पॉर्टेंट टाइप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। अब इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, हमको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक × भागफल प्लस शेषफल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले को याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक × भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें शेषफल को 5 दिया है तो भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10 आ जाएगा। अब भाजक 10 है तो भागफल कितना हो जाएगा, 5 गुना बोला है तो 10/5 यानी भागफल कितना आ गया 2। अब अगर भागफल 2 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी 10 × 2 + 5 यानी 25। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मैथ्स पेडागॉजी। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप को देखेंगे और वे टाइप जो है सिलेक्टेड टाइप हैं जो सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो मैथ के में पोर्शन पूछे जाते हैं
30 नंबर के, 15 नंबर पेडागोजी से और 15 नंबर न्यूमेरिकल से। तो इसमें जो है यही 30 नंबर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक को देखते हैं और कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। टाइप जो है आज का सेशन का पहला टाइप है रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और इनका जो है देख लेते हैं क्या होता है रचनात्मक आकलन, क्या होता है योगात्मक आकलन और क्या होता है निदानात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन को याद करते मतलब इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है या उससे पहले होता है। जैसे आप मतलब मैं आया पढ़ाने, इससे पहले आप सभी से प्रश्न पूछ लूँ, बोलो जो है ये क्या होता है, वह क्या होता है, या मैं पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ लूँ कि इसकी राजधानी कहाँ है या ये कहाँ है। तो यानी जो पढ़ाने के दौरान या उससे पहले जो आकलन होता है उसी को कहते हैं रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये जो है पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, अच्छा भी होता है। अब ऐसे पढ़ा के जो है एक होता है योगात्मक आकलन, यानी यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। जैसे मैं ये सेशन पढ़ा के अभी चला जाऊंगा, पढ़ाने के बाद अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे या प्रश्न को पूछेंगे तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा, समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। यानी योगात्मक आकलन के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं कि पढ़ाने के बाद प्रश्न को पूछें तो उसे क्या होता है, जैसे छमाही का परीक्षा हो गया, सालीना पेपर हो गया, तिमाही पेपर हो गया, तो ये कौन सा होता है, तो किसके अंतर्गत आएगा, योगात्मक आकलन के। एक होता है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक इसमें सिर्फ कारणों या समस्या की पहचान की जाती है। यह क्या होता है, तो इसमें जो है केवल कारण को जाना जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कुछ चीज़ें पढ़ाया, आप सभी लोगों के समझ में नहीं आया, तो उसमें जो है कोई बच्चा जो गलती कर रहा है उसको समझ में ही नहीं रहा, वो अपना दिमाग कहीं और लगा रहा है, तो उसके कारण का पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये बच्चा जो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये क्या होता है, निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 को प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है, इसको बताना है। तो इसमें प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, क्या बताना है, किसमें संख्या 3 को प्रयोग क्रम सूचक के भाव में हुआ है। तो प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य नहीं। तो इस डिब्बे में 3 पेंसिलें हैं कि इस डिब्बे में 3 पेंसिलों की कई जगह है, तो नहीं। इस घर में 3 कमरे नहीं, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। यह जो है इसका यानी क्रम में बता रहा कि मैं कौन सी क्रम में हूँ, तीसरी में हूँ, यानी एक को ही दर्शा रहा, तीसरे में हूँ। तो ये कौन सा, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, नहीं, उसको भी दिखाना चाहिए, जो है रिलेट करवाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत। बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए, हाँ, ये ऑप्शन जो है सही है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिससे वो बच्चा क्या करेगा, रिलेट करके सारी चीज़ों को समझ पाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वेन हिले के किस मानस चित्रण के कौन से चरण में है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम जो है वेन हिले महोदय के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, फिर जो है इस पे आते हैं
और प्रश्न को करते हैं। वेन हिले महोदय, यह किससे संबंधित है? तो ज्यामितीय स्तर, यानी इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर जो है ज्योमेट्री किस प्रकार सीखते हैं, इसके लिए इन्होंने जो है ये सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। वेन हिले किससे संबंधित है? तो ज्यामितीय स्तर से। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं, इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताई है। पांचों स्टेज को देखते हैं। पहला क्या है? लेवल 0। लेवल 0 यानी चक्षुषीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चे जो है सिर्फ चीज़ों को जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे जो छोटा सा बच्चा होता है वह बिस्कुट खाता रहता है, रोटी जो है खाता रहता है, तो इसमें कुछ जानता नहीं है, बट रोटी को खाता है तो उसका चित्र अपने मन में बना लेता है, बिस्कुट खाता है तो उसका चित्र अपने मन में बना लेता है। उसके बाद दूसरी आती है लेवल 1। क्या आता है? लेवल 1 यानी विश्लेषण। इसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। जैसे रोटी खा रहा था तो रोटी से बच्चा जो है रिलेट कर देगा वृत्त को, और बिस्कुट खा रहा था तो बिस्कुट से रिलेट कर देगा आयत को। अगली स्टेज लेवल 2। क्या है? लेवल 2 यानी अनौपचारिक निगमन, यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या करता है? तो आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है और इनकी सिमिलरिटी के बेस पर। जैसे आयत क्या होते हैं? तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती हैं, आयत कहलाती हैं। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। और तीसरी स्टेज जो है यानी लेवल 3 औपचारिक, इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूला ढूंढने लगता है। और एक नंबर है, अगला नंबर है 5वां लेवल 4 यानी दृढ़ता, रिगर। इसमें बच्चा जो अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाने लगता है। अब इस आंसर का जो है प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिले के मानस चित्रण के कौन से चरण पर है? तो लेवल जो है स्तर सेकंड पर है, यानी संबंध, यानी इसमें जो है क्या करता है? लेवल सेकंड में संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।